नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग में। रामदास आठवले ने पहलगाम हत्या की निंदा की चलाई थी पहलगाम अटैक पे, और अब महाराष्ट्र में जो हो रहा है लैंग्वेजेस को लेकर जो बैरियर यहाँ पर सेट हो रहे हैं, ये बहुत ही डिस्टर्बेंस वाला है। हाँ, तो आशीष शेलार जी हमारे बीजेपी के बड़े नेता भी है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी है। उन्होंने जो बयान दिया है सही है कि जिस तरह पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे तो उस आतंकवादियों ने तुम्हारा धर्म कौन सा है ये पूछकर उन्होंने उनके ऊपर गोली मारी थी। उसी तरह अभी ये राज ठाकरे के जो सैनिक है, ये सैनिक वहाँ किसी शॉप के ओनर के पास जाते हैं, किसी उद्योगपति के पास जाते हैं और तुम मराठी बोलो, तुम मराठी नहीं बोलेगे तो फिर थप्पड़ मारते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। और इसीलिए आशीष शेलार जी ने जो बताया है कि पहलगांव में जैसा हुआ वैसा ही राज ठाकरे के लोग मुंबई में कर रहे हैं और इसका धिक्कार होना चाहिए। और ऐसी दादागिरी हिंदू समाज के लोगों पर हो रही है। उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है कि अगर हिंदू समाज पर हमले हो रहे हैं तो आप क्या चुप बैठेंगे? क्या आप बाला साहब के विचारधारा क्या नहीं है? और राज ठाकरे के साथ आने से क्या फायदा है आपको? उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाकर उनको बिल्कुल फायदा मिलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे 40 एमएलए को लेकर हमारे साथ आई है और हमारी महायुति बहुत बड़ी मजबूत है। इसीलिए राज ठाकरे के साथ जाना ये बाला साहब ठाकरे विचारधारा के विरोध में है, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के लीडर है विजय वडेट्टीवार, वो कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों में हम हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में हिंदी को थोपना ये गलत है। के स्टालिन भी कह रहे हैं कि हिंदी को थोपना गलत है, हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि लोकल के लैंग्वेज को प्रोटेक्ट होना ही चाहिए। हर उनकी तमिल भाषा ऑनरेबल स्टालिन की है, उनका आदर होना ही चाहिए उनके स्टेट में। उसी तरह महाराष्ट्र में मराठी का भी आदर होना चाहिए। और इसीलिए जो विजय वडेट्टीवार जी जो है कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर है, उन्होंने जो बयान दिया है कि भाई हमारा हिंदी को विरोध नहीं है लेकिन मराठी सख्ती की नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए सरकार ने जीआर निकाला है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार को लगा था कि भाई पहले से अगर हिंदी पढ़ाई जाती है, और वो भी एक साल में 10 क्लास थे, एक साल में 10 बार खाली हिंदी पर पढ़ाने का था, लेकिन तो भी एक 5-6 साल के बच्चों के ऊपर हिंदी लादना ठीक नहीं था। इसीलिए लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने दोनों जीआर रद्द किए हैं और इसीलिए अभी वो विषय बाकी नहीं है, लेकिन खाली गुंडागर्दी जो चल रही है उसको रोकना होगा। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में मामला सामने आया है। एससी एक प्रोफेसर है, एससी शेड्यूल कास्ट, वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ एससी होने की वजह से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, काम करने की चीजें नहीं हो पा रही हैं, रिजाइन देने की बात कह रहे हैं। अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देश के अंदर, मुझे लगता है कि बहुत जगह पर अन्याय होता भी है। जिस तरह गांवों में भी दलित पर अन्याय होता है, अत्याचार की घटनाएं घटती है, उसी तरह जो एजुकेटेड लोग है वहां भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। इसीलिए हमारा शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, शेड्यूल टाइप का कमीशन है, और अगर ऐसा किसी पर अन्याय होता है और कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है तो उनको एससी कमीशन के पास आने का अधिकार है और एससी कमीशन उसकी पूरी जांच करता है और उनके जिनको पर अन्याय हुआ है उनको न्याय देने का प्रयत्न होता है। मैं भी खुद सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट के एमओस के नाते जरूर मैं इसकी जानकारी मैं ले लूंगा और उनको वहाँ के वीसी के साथ बात करके उसको प्रमोशन में कुछ जो कठिनाइयाँ है उनको दूर करने का प्रयत्न मैं करूंगा। आखिरी सवाल है रामभद्राचार्य जी, उनका कहना है कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, जो हिंदुस्तान है उसमें हिंदुज्म को भी रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस जो है हिंदू धर्म में ही कास्टिज्म है, और जो सेंसस होगा तो हिंदू समाज के जातियों का होगा, बाकी के धर्म के लोग हैं उनका खाली धर्म का नाम आएगा। बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, लिंगायत है, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों का ही ज्यादा सर्व होने वाला है जाति के आधार पर। इसीलिए मुझे लगता है कि जाति के आधार पर जनगणना की आवश्यकता थी और उससे फायदा ये होगा कि उस समाज का पॉपुलेशन कितना है
उस समाज में कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोग उद्योग के क्षेत्र में है, कितने लोगों का एग्रीकल्चर है और कितने लोग बेरोजगार है। तो ऐसे जाति को मदद करने के लिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता थी। इसलिए कौन क्या बोलते उससे मतलब नहीं है। सरकार ने निर्णय लिया है, मोदी साहब ने निर्णय लिया है और अभी कास्ट सेंसस जो है सेंसस कमीशन अभी स्टार्ट करेगा और उस जाति के आधार पर जनगणना हो। ईसुदान गढ़वी ने वसावत की गिरफ्तारी पर भाजपा पर हमला किया। देखिए, जब से विसावदर चुनाव भाजपा ने हारा है तब से भाजपा पूरी बौखला गई है। भाजपा और उनके नेता और उनके मिले हुए तंत्र वाले अधिकारी सब ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। और गुजरात में विसावदर जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की आंधी आई हुई है। सब लोग भाजपा से नाराज लोग हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। एक दिन में हमने मिस कॉल नंबर जब माननीय अरविंद जी ने डिक्लेयर किया तो एक दिन में 30,000 लोग जुड़े। तो पूरे गुजरात में एक आंधी आई हुई है, इसलिए भाजपा डरी हुई है। और इसके चलते वैसे भी भाजपा आदिवासी विरोधी नीतियां रखती है। हमारे जो क्षेत्र वसावा है उनकी गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। मामला पूरा ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। मनरेगा में जो आदिवासी विस्तार में जो गरीबों को जो रोजगारी दी जाती है 100 दिन की, उसमें उन्हीं के मंत्री ने हजारों करोड़ का कौभांड किया, हजारों करोड़ की गोबाचारी की, हजारों करोड़ की मतलब भ्रष्टाचार करप्शन किया है। और उन्हीं के सामने जब क्षेत्र वसावा ने आवाज उठाना शुरू किया तो मजबूरियन उन्हीं की पुलिस ने उन्हीं के बेटे को गिरफ्तार करना पड़ा। अभी और क्षेत्र वसावा है, सब डिटेल्स लेकर तहसील और डिस्ट्रिक्ट के भी भाजपा के सभी नेताओं की जो ये भ्रष्टाचार की है पूरी गैंग, उसको बाहर ला रहे हैं। तो इसके चलते कल उन्हीं पे संकलन मीटिंग में हमला किया गया। उन्हीं के हमला करने के बाद जब वो खुद पुलिस थाने जा रहे हैं, विधायक खुद जा रहे हैं कंप्लेंट देने के लिए भाजपा के नेताओं के खिलाफ, तो उल्टा भाजपा के दबाव में पुलिस ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। क्षेत्रभाई वसावा को गिरफ्तार कर लिया और उतना ही नहीं, उनकी फैमिली को देर रात तक मिलने नहीं दिया। और देर रात तक जब मैंने बात की अफसरों से, मेरी टीम ने भी, तो फिर उनकी फैमिली को मिलने दिया। हमें एफआईआर भी नहीं मिल रही। तो ये पूरा मामला है जिससे मुझे लगता है कि पूरी भाजपा आदिवासी के खिलाफ है। ये आदिवासी जो लड़का है वो पूरे आदिवासियों की आवाज बनकर खड़ा हो गया है। उनके जो लूट रही है भाजपा, उनको खुला ये ला रहे हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि क्षेत्रभाई वसावा पे पूरी भाजपा आदिवासी नेता पे हमला किया है और आदिवासी नेता की वजह से पूरे वहां के आदिवासी क्षेत्र में हजारों लोग अभी सड़क पर उतर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इस बार आदिवासी इलाकों में घुसने नहीं देंगे। कल अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को लेकर ट्वीट किया था। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी किस तरह से कोई प्रोटेस्ट करने वाली है? देखो, आज हम वहां पे हमारे जो विधायक श्री गोपाल भाई हैं, हमारे संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया जी सब पहुंचे हैं। उनका लीगल टीम के तौर पर भी गोपाल भाई क्योंकि वकील है, तो वो सब अभी पहुंचे हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वहां पे तो लोग स्वयंभू निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ये भी सोच रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा के कहने पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी अवैध है, मतलब संवैधानिक तरीके से नहीं है। गिरफ्तार करने के बाद उनको क्योंकि विधायक है माननीय, तो उनके भी नॉर्म्स रहते हैं, उनको विधानसभा का अध्यक्ष को इन्फॉर्म करना होता है वगैरह वगैरह। ये सब सारी चीजें हैं जो कि पुलिस कर नहीं रही है। पुलिस ऐसे ही बिठा रखी थी और उसके बाद उन्होंने अरेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि इसका हम पूरा ये अभी देख रहे हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी करेंगे, अफसरों के खिलाफ भी करेंगे, भाजपा की तानाशाही के खिलाफ अगले दिनों में ये जल्द आंदोलन दिया जाएगा। प्रमोद बोरो बोले, बोडोलैंड में शांति लौटी। Bodoland, as you know, decades after decades, Bodoland witnessed violence, killings, unrest, and so many, movements of different groups and different communities.
it was a long time prayer and wish of the people that the transformation should happen in the Bodoland. So after 2020 accord, the people of Bodoland could think about sustainable peace and growth and development. We came to power. We came to the council to run the council. The people has given us opportunity in 2020. Immediately after coming to council, it was our focus to sustain the peace. It was our focus to regain the lost trust and lost happiness from the people. Once we saw that people, they forgot how to smile, how to talk, share actions with people in a smiling face. So people feared each other. One community feared other. One community, always hatred others. That kind of situation was there in the Bodoland. But after 2020, the reconciliation started, healing started, sharing among the communities that started. So now the result is coming, that 26 community coming together. They are sharing each other. They are participating in different programs, whether it is social program, cultural program. They are participating each other and listening each other. So the transformation started in Bodoland, and I hope this kind of initiative, this kind of transformation will bring another dawn in the Bodoland, where we can see the development everywhere. For the first time, there's a Bodoland Lifetime Achievement Awards to be given to the various personalities in the folk culture also. So it is a very unique initiative taken by the BTC government for the first time. See, we have to respect each other. So what happened in last 4 and 5 decades, everybody was trying to protect their identity and culture. Every community, they were busy in their struggle to protect their identity and culture, whatever they have. But now, as the peace is prevailing, now people have the opportunity to think about their future. So we are thinking of our future. To sustain the peace and to have a better future, we have to respect each other. So this initiative of giving award, conferring award to our folk culture, folk dance, folk song, this is one initiative to respect and recognize the communities living in the Bodoland. And also we have published today one book where 1001 words and 1001 sentences are there of 18 different groups, different communities, 18 different languages. This is also going to bridge the community to learn each other, to know each other, and one equal status for all of these communities. So in the last 5 years, Bodoland has witnessed the peace. What will be the next 5 years? See, now peace is, just beginning. In 4 years is not a long time. So 4 years, 5 years is just beginning. So we have to sustain the peace. Along with peace, to sustain the peace, we have to sort out other issues. We have economic issues, we have educational issues, we have social issues. All issues should be resolved in time so that we can sustain the peace and also communal harmony among the people. धर्मेंद्र प्रधान ने कोराटपुर में केंद्रीय विद्यालय भवन खोला। विद्यालय निर्माण होगापाई आमे वसुधा माता को अनुमति मागुଛୁ जे जोटे स्थिर भवन तयारी हो जोठी समस्त हाथ जोड़िकरी निज मन भितरे भूमि देवता को प्रार्थना करंतु जे जयपुर नगर रे जो भवन निर्माण जे जोटे भवन तयारी करिवु जोठी विद्यादान हबो एटा समस्त सरकार ओडिशा सरकार केंद्र सरकार दीपं ज्योति हरते पासं गौरी नारायण नमस्ते। भारत माता की जय, भारत माता की
यूपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान तेजी से बढ़ा। लोगों ने क्या है कि एक्सप्रेसवे, हाईवे या जो हमारे पास लोकल स्तर पर सड़कें बनी होंगी, हाईवे बनी होंगे, जिला मार्ग बने होंगे, अन्य निकायों के द्वारा बनाए गए मार्ग होंगे, अगर हम सुरक्षित वातावरण में ट्री गार्ड दे करके वहां पे व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को कर लें, सड़कों के बीच का जो मीडियन है उसमें फूलदार अच्छे फूलों की पेड़ों को लगवा लें, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किसी एनजीओ को, किसी संस्था को देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छा मैसेज उसका होगा, एक अपने आप में एक नया मैसेज होगा उसका। और हमें इन कार्यक्रमों को एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के मार्गों पर, इन सभी पे व्यापक पैमाने पे इन कार्यक्रमों को करना होगा। या क्षेत्र पंचायत ने, जिला पंचायत ने, नगर निगम ने, नगर पालिका ने, नगर पंचायत ने कोई मार्ग बनाया है या वहाँ की कनेक्टिंग मार्ग है, अगर वहाँ से वहाँ उसको जोड़ने वाले सभी मार्गों पर आपने ट्री गार्ड बना करके और व्यापक पेड़ लगाने के, छायादार पेड़ लगाने या फलदार पेड़ लगाने की इतनी दूरी पे आप बनाइए कि कल सड़क की चौड़ीकरण के कार्यक्रम होता तो उससे पेड़ डिस्टर्ब न हो। इस कार्यक्रम को अगर आप करेंगे तो आपकी नगर पालिका में एक आध्यात्मिक वातावरण देकर के वह एक नए आकर्षण का केंद्र बनेगा पब्लिक के लिए। और इसीलिए मेरा प्रयास, हम लोग, मेरी आप सबसे अपील होगी कि 9 जुलाई प्रातः 7 बजे से लेकर के और सायंकाल 7 बजे तक इस कार्यक्रम के साथ हम व्यापक पैमाने पे जुड़े। सेल्फी लें, पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ की सेल्फी अपलोड करें। व्यापक पैमाने पे कितने लोग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं उसको अगर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देखने और उस प्रदेश के अंदर जिसकी जो प्रतिस्पर्धा होगी उस प्रतिस्पर्धा में आपका जनपद भी, आपका नगर निकाय भी, आपका क्षेत्र पंचायत भी, आपकी जिला पंचायत भी, आपकी ग्राम पंचायत भी अपना नाम दर्ज करा पाएगी। और जो लक्ष्य दिया गया है वह लोअर लिमिट है, याद करना, वो अपर लिमिट नहीं है। आप अगर ज्यादा वृक्ष लगा सकते हैं आप लीजिए। आप याद करिए 17 में जब हमें वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना था तब हमारे पास 5 करोड़ पौध भी नहीं थे। आज हमारे पास 52 करोड़ से अधिक पौध है। और ये पौध केवल पॉपुलर यूकेलिप्टस नहीं है, इसमें पीपल भी है, पाकड़ भी है, बरगद भी है, नीम भी है, देसी आम भी है, जामुन भी है, अर्जुन भी है, साखू भी, आपके सागौन भी है और अन्य इमारती लकड़ियों के भी हैं, औषधीय वृक्ष भी इसके अंदर हैं। लाखों की संख्या में तो हम सहजन के पौधे भेंट कर रहे हैं
उन परिवारों को जो कुपोषित परिवार हैं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित परिवार हैं, आप याद करिए सहजन औषधि का भंडार है, एक सहजन प्रोटीन और विटामिन का एक भंडार है। कोई भी कुपोषित व्यक्ति उसकी सब्जी खा ले, इस सीजन में अगर उसका साग खा ले, उस पर फली आती है, फली की सब्जी या उसका सूप पी ले, काफ़ी उसका लाभ होगा और कुपोषण दूर करने में उससे मदद मिलेगी। उन परिवारों को देकर के हम राष्ट्रीय पोषण अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो सहजन के पौधे भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं, आंवला भी दे रहे हैं, अमरूद भी दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देने का काम किया जा रहा है। और अगर हम इस कार्य को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं तो एक अभियान देश के अंदर चर्चा का विषय बनेगा। और इसीलिए मेरी आप सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्षगण हैं, हमारे नगर निकाय के जो नगर निकायों के महापौर हैं, चेयरमैन हैं, नगर पालिकाओं के क्षेत्र पंचायत के प्रमुखगण हैं, ग्राम पंचायतों के प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, ग्राम पंचायतों के पंचायत के सदस्यगण हैं, जो कि लाखों की संख्या इनकी बनती है। इन सबसे मेरी अपील होगी कि वे सभी लोग एक पेड़ मां के नाम इस विराट वृक्षारोपण अभियान के साथ 9 जुलाई को प्रातः 7 बजे से लेकर के सायंकाल 7 बजे तक जुड़ करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और इस अभियान को सफलता के माध्यम से देश के अंदर चर्चा का विषय बनाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी जुड़े हैं, आपको मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि 9 जुलाई को प्रातः 7 बजे से पहले कार्य हमारा होना चाहिए एक पेड़ मां के नाम लगा करके उसकी फोटो सेल्फी लेकर के अपलोड करने का कार्य अगर हम कर पाएंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और ये अभियान सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मैं आप सबको जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम जो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों ने प्रारंभ किया था, वह सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। 5 जून के उपरांत 23 जून को 29 जून को एक कार्यक्रम आगे बढ़ा और अब 9 जुलाई को यह अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है, जब एक ही दिन में आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश 37 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। अभी मैंने यहां पे कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत किया है, जिनमें जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, महापौरगण हैं, चेयरमैन हैं, ब्लॉक प्रमुखगण हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अपनी तैयारियां पहले से ही इस नेशनल कार्यक्रम के साथ जुड़ने की दिशा से किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में 210 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें से अभी तक जो बचे हुए पेड़ हैं इनकी संख्या 70 से लेके 75% तक है, जो एकदम बचे हैं, जो प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ा रहे हैं। यानी पिछले 20 वर्ष में जो उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन लगातार नीचे गिर रहा था, विकास नहीं हो रहा था, लेकिन वन भी कट रहे थे, वन माफिया हावी थे, खनन माफिया हावी थे। लेकिन
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में नियोजित प्रयास का परिणाम है हमारा वनाच्छादन 9 से बढ़कर के 10% हो गया है। यानी 1% का लक्ष्य हमने अतिरिक्त लाभ प्राप्त 10% का हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि वनाच्छादन की जो स्पीड हमारी है, अगर ये ऐसी बढ़ेगी तो वह दिन दूर नहीं जब हम देश के अंदर अगर 16% आबादी यूपी के अंदर रह रही है तो हमें उत्तर प्रदेश के वनाच्छादन को भी 16% तक पहुंचाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी है, आप देख रहे होंगे इस बार मई जून में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी नहीं पड़ी। और बहुत बार तो हमें घाघ के उन दोहों की याद आने लगती है जब वो जेठ मास में धूल उड़ने पर चेतावनी देते हैं कि इसका मतलब आगे सावन में आपको कठिनाई होगी जब बरसात नहीं पड़ेगी। और आप देख रहे होंगे बरसात, देश के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई है, व्यापक भूस्खलन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जितनी बारिश होनी चाहिए नहीं है। ये चीजें चेतावनी की ओर हमें ले जाती है कि अगर हम समय पे चेते नहीं तो आने वाले समय में हमारे लिए और हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, ये इसकी ओर हम सबका ध्यान भी आकर्षित करता है। और इसका एक ही चीज है, पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम। हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़, एक पौधा जरूर रोपित करे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी रहती है। अगर हम एक दो पौधा हर व्यक्ति लगा करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, उत्तर प्रदेश के लिए 37 और 40 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, हमने पहले भी अचीव किया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है और आप सब लोगों के बीच सभी हमारे इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथी भी हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का ये कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन
चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। ओवैसी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आपत्ति जताई। मनोज झा ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राजनाथ सिंह बोले, भारत का रक्षा बजट कई देशों की जीडीपी से बड़ा। विशाखापट्टनम में ड्रोन पुलिसिंग शुरू। रोहित पवार ने मराठी भाषा विरोधियों को चेतावनी दी। कोबरा में बाढ़ में फंसे 17 ग्रामीणों का रेस्क्यू। प्रमोद तिवारी ने कहा, बिहार में भाजपा का सफाया तय। संजय राउत का भाजपा और शेलार पर तीखा हमला। 18 जुलाई को पीएम मोदी का बिहार दौरा। पीएम मोदी हेमंत शर्मा के नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्र प्रगति पर। तिरुचेंदूर मंदिर में कुंभाभिषेकम बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। त्रिपुरा सीएम मानिक साहा ने टाउन हॉल का नाम डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर रखा। अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की नींव रखी। सीएम विष्णुदेव साय ने 61 विकास परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया। उड़ीसा के आकांक्षी जिलों पर पीएम मोदी का विशेष ध्यान। पीयूष गोयल बोले, हर व्यापार समझौते में भारत की हित सर्वोपरि। हरियाणा सीएम सैनी बोले, 2029 भाजपा का होगा। मोदी सरकार में घोर गरीबी 16% से घटकर 2% तक हुई। लंका दिनाकर ने बोला। उपराष्ट्रपति धनखड़ का संकेत मार्च की ईद न्यायपालिका के लिए शुभ रही। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।